दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। हमारा जो चित्रकला का संपूर्ण निःशुल्क बैच चल रहा है उसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास में पढ़ा था साहित्य में चित्रकला, जिसमें हमने प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक रचनाओं को पढ़ा। हम उसी कड़ी से आगे बढ़ते हुए अब पढ़ते हैं चित्रकला के मूलाधार। मूलाधार यानी मूल आधार, जिनके बिना एक कलाकार को अपनी कला पूर्ण करने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। यानी हर कलाकार को, हर चित्रकार को अपनी कला में पारंगत होने के लिए कला के मूलाधारों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इन मूलाधारों के बिना कला संपूर्ण कभी नहीं होती। तो मूलाधारों में हम पढ़ेंगे सबसे पहले षडंग। षडंग के बाद है हमारे पास कला के तत्व। षडंग, कला के तत्व, और फिर है संयोजन के सिद्धांत। संयोजन के सिद्धांत। इस तरह हम इन चीजों को, इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं षडंग। जो षडंग है, षडंग षट प्लस अंग से मिलकर बना है। संस्कृत भाषा का शब्द है षट प्लस अंग, यानी 6 अंग। षट को 6 कहते हैं और अंग तो अंग है ही। षट प्लस अंग षडंग, यह 6 अंग। कामसूत्र के तृतीय अध्याय की टीका है एक जयमंगला ने, जयमंगला, जिसकी रचना की थी पंडित यशोधर ने। उन्होंने आलेख्य के 6 भेद किए हैं। आलेख्य यानी कला के 6 भेद किए हैं, जिन्हें हम षडंग के नाम से जानते हैं। और उसके अंदर षडंग का एक लिखा हुआ है, रूप भेदा प्रमाणनी, रूप भेदा प्रमाणानि, भाव लावण्य योजनम, भाव लावण्य योजना, सादृश्य वर्णिका भंग, सादृश्य वर्णिका भंग, इति चित्रषडंगम, इति चित्रषडंगम। यह एक श्लोक मिलता है हमें कामसूत्र की जो टीका है जयमंगला में, और इसी जयमंगला के जो श्लोक है इसी को आगे बढ़ाते हुए इनकी व्याख्या की गई है। तो इस श्लोक की व्याख्या सबसे पहले अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसकी व्याख्या सर्वप्रथम अवनींद्रनाथ टैगोर की द्वारा की गई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा सर्वप्रथम इस श्लोक की व्याख्या की गई थी, जिन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी बुक का नाम है भारत शिल्प षडंग, भारत शिल्प षडंग। इसके अंदर, इस बुक के अंदर उन्होंने व्याख्या की, और जिसका हिंदी अनुवाद, और इसी का हिंदी अनुवाद किया था, इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर महादेव साहा के द्वारा किया गया। डॉक्टर महादेव साहा ने इसका हिंदी अनुवाद किया। अब हम इस श्लोक के अलग अलग शब्दों को देखते हैं। हम हमारे जो 6 अंग है लिखते हैं। नंबर 1 पर लिखते हैं हम रूप भेद। रूप भेद क्या होता है? रूप भेद, रूप भेद में बताया गया है कि रूप भेद के द्वारा चित्र की भिन्नता प्रकट होती है। रूप भेद के द्वारा
रूप भेद के द्वारा चित्र की भिन्नता प्रकट होती है। भिन्नता प्रकट होती है तथा सभी प्रकार की आकृतियों और उनकी विशेषताओं का ज्ञान होता है। तथा सभी प्रकार की आकृतियों व उनकी विशेषताओं का ज्ञान होता है। यानी जब आपको रूप भेद देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सी वस्तु का रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, वस्तु उसको ज्योमेट्रिक शेप के अंदर, उसके रंगों के अंदर, उसके गुणों के अनुसार आपको उस वस्तु का अंतर पता होना चाहिए। यानी सेब कैसा होता है और आम कैसा होता है, जग कैसा होता है या प्लेट कैसी होती है, उनका आकार कैसा होता है, इस तरह उनको जो अंतर है उनमें वह सबको होना चाहिए और वही अंतर प्रकट करता है, वही जो भिन्नता है वह दर्शाता है हमारा रूप भेद। उसके बाद है प्रमाण। रूप भेद के बाद आता है प्रमाण। प्रमाण को अनुपात तथा शरीर रचना कहते हैं। अनुपात नाप तथा शरीर रचना, नाप तथा शरीर रचना, यानी इसके द्वारा चित्र की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा दूरी का पता चलता है। इसके द्वारा चित्र की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई व दूरी का पता चलता है। दूरी का पता चलता है। प्रमाण के द्वारा हम चित्र को सही स्थान देते हैं। यानी प्रमाण का ज्ञान होता है तभी हम चित्र को सही स्थान देते हैं। प्रमाण के द्वारा हम चित्र को सही स्थान देते हैं। तो इनको आप लिखिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं भाव। यानी भावों की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति होना चाहिए चित्र के अंदर। भावों की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति होना चाहिए। यानी कोई भी अगर आप चित्र बना रहे हो तो उसके अंदर उसके जो भाव दिखा रहे हो वह पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होने चाहिए। जो भाव चित्रकार के मन में होते हैं वही भाव दर्शक को नजर आने चाहिए। जो भाव चित्रकार के मन में हैं, चित्रकार के मन में हैं, वो ही भाव दर्शक के मन में
उत्पन्न होने चाहिए, उत्पन्न होने चाहिए। यानी जिस भाव के अंतर्गत उस चित्र को बनाया है किसी व्यक्ति ने चित्रकार ने अगर किसी व्यक्ति को दिखाया है कि यह बड़ा दुखी व्यक्ति बैठा है और सामने वाला व्यक्ति चित्र को देखते ही पहचान जाए कि हाँ वास्तव में बड़ा दुखी आदमी बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है चित्र के अंदर। अगर किसी व्यक्ति ने कहा मैंने एक शर्माता हुआ व्यक्ति बनाया है, एक लज्जापूर्ण व्यक्ति बनाया है, और व्यक्ति देखते लगे क्या कर रहा है, व्यक्ति हंस रहा है, रो रहा है, क्या कर रहा है, जब उसको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब वहां पर उस चित्र के अंदर भावों की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। तो इस तरह कहा गया है कि भाव जो है उनकी पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति होनी चाहिए चित्रों के अंदर। चलिए आगे देखते हैं हम। लावण्य योजनम। लावण्य योजनम, लावण्य योजनम होता है एक चित्र को सुंदर बनाने के लिए जो बाह्य सौंदर्य का समावेश करते हैं, वही लावण्य योजना है। चित्र को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए बाह्य सौंदर्य का, बाह्य सौंदर्य का समावेश ही जब वो लावण्य है योजनम है, या सौंदर्य को समावेश करना, समावेश करना। चित्र को सुंदर बनाने के लिए बाह्य वस्तुओं को समाहित करना, सम्मिलित करना, या बाह्य सौंदर्य को समावेश करना लावण्य योजना कहलाता है। कोमल तथा लोचपूर्ण आकृति बनाना, कोमल तथा लोचपूर्ण आकृति बनाना, रंगों की संगति एवं संयोजन का आकर्षण आदि भी चित्र में लावण्य की सृष्टि करते हैं। रंगों की संगति, रंगों की संगति एवं संयोजन का आकर्षण, एवं संयोजन का आकर्षण आदि भी चित्र में लावण्य की सृष्टि करते हैं। आदि भी चित्र में लावण्य की सृष्टि करते हैं। सृष्टि करते हैं, यानी ये हमारी लावण्य योजना हुई। लावण्य योजना के अनुसार हमें चित्र बनाने हैं तो उसमें सुंदरता के लिए बाह्य योजनाओं का या बाह्य सौंदर्य का समावेश करना आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं हमारा 5वां बिंदु, सादृश्य। सादृश्य कहता है कि सादृश्य चित्रों में महत्वपूर्ण है। जो सादृश्य है, सादृश्य चित्रों में महत्वपूर्ण है। सादृश्य के बिना चित्र अधूरे रहते हैं। यथार्थ वस्तु का चित्रण दर्पण के प्रतिबिंब के समान होना चाहिए। अर्थात वस्तु का चित्रण, वस्तु का चित्रण दर्पण के प्रतिबिंब, दर्पण के प्रतिबिंब के समान सादृश्य होना चाहिए।
सादृश्य होना चाहिए, यानी जैसा चित्र आप बनाना चाहते हैं वैसा चित्र होना चाहिए। जिस वस्तु का चित्र आपने बनाया है वह अगर यूं समझे कैसे लगता है जैसे में शीशे में हम देख रहे हैं, दर्पण में हम देख रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होना चाहिए, तब सादृश्य हमारा पूर्ण होता है। उसके बाद नंबर 6 पर आता है हमारा वर्णिका भंग। वर्णिका भंग। वर्णिका भंग चित्र रचना की सामग्री, चित्र रचना की सामग्री, मार्कर चेंज कर लेता हूं। चित्र रचना की सामग्री एवं रंगों का निर्माण, सामग्री एवं रंगों का निर्माण मिश्रण के नियम, मिश्रण के नियम एवं चित्र रचना में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का उपयोग वर्णिका भंग कहलाता है। चित्र रचना में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का प्रयोग वर्णिका भंग कहलाता है। वर्णिका भंग कहलाता है। यानी आप अगर चित्र बना रहे हो, उस चित्र के अंदर कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाएगा, कौन से रंगों का इस्तेमाल होगा, कौन सा रंग कहाँ पर लगाना है, कौन से ब्रश यूज करने हैं, कौन से कागज पर कौन सा ब्रश यूज होता है, किस कलर के बाद कौन सा कलर लगाना है, कलर की मिक्सिंग, कलर की शेडिंग दिखाना या कलर के तानों का अंतर रखना, यही सब अगर ज्ञान है वही वर्णिका भंग कहलाता है। यानी चित्र रचना के अंदर जो सामग्री है, रंगों, चीज़ों को जो इस्तेमाल करते जा रहे हैं हम, उन सभी का इस्तेमाल ही वर्णिका भंग है। तो आज हमने पढ़ा मित्रों सड़ंग के बारे में। ये जो चित्र का एक मूलाधार है, ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, इसलिए इसके 3 भाग है, तीनों भागों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है सड़ंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे कला के तत्व, फिर संयोजन के सिद्धांत। कला के जो तत्व का टॉपिक काफ़ी लंबा, उसके अंदर रंगों का रंग भी अलग होंगे, रेखाएं होंगी, वो अपने आप में एक एक टॉपिक या एक एक क्लास बन जाएगी। तो आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ते हैं। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका कीमती समय खराब ना करते हुए, सिर्फ काम की बात करते हुए आपको ये पूर्ण सिलेबस निःशुल्क पूरा करवाने वाला हूँ, जिसमें आपका कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा। मैं आपका अधिकतम समय पढ़ाई के लिए छोड़ूंगा, ज़्यादा समय खराब नहीं करूंगा। मेरी क्लास अधिकतम आधे घंटे 20 मिनट की आएगी, उसमें मैं सिर्फ एजुकेशन से संबंधित ही बात करूंगा। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम आगे।